हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बायोलॉजी का चैप्टर 1, जो जैव प्रक्रम है। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो ध्यान दीजिए बच्चे, आखिर हम जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो जीव विज्ञान का अर्थ होता है उसमें उसमें अध्ययन करते हैं जीवन का विज्ञान। ये क्या है? जीवन का विज्ञान है, जिसमें हम जीवन का अध्ययन मतलब इसमें हम किस सारे क्या पौधे के जीवन के अध्ययन करते हैं। उसके बाद मानव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद पशु पक्षी इस सब के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन। उसके बाद इनके जनक कौन है? जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? तो अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो बायोलॉजी अरस्तु है। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं और इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। और उसके बाद प्राणी विज्ञान, तो प्राणी जिसका जूलॉजी बोलते हैं, और इसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। और इनके जनक है अरस्तु। इनका जनक कौन है? अरस्तु है। जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु है। अब ध्यान दीजिए, अब ये पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम, ये सारी जो चैप्टर देख रहे हो, एक पोषण, श्वसन, इसमें पढ़ोगे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उसके बाद उत्सर्जन के बाद फिर पढ़ोगे नियंत्रण, उसके जनन, अनुवांशिक एवं जैव विकास। ये सारा एक अपने आप में क्या एक चैप्टर है ना? ये अपने आप में क्या एक चैप्टर है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे पोषण। ये चैप्टर पढ़ेंगे, पहले पोषण पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जीवों का आहार। तो पोषण में जैसे मान लीजिए हम पोषण करते हैं, पहले अगर किसी चीज की कोई भी चीज लेते हैं, उसे क्या होता है? पोषण होता है। पोषण होता है। तो हम किसी किसी भोजन से ही उस चीज को लेते हैं। भोजन से ही जो सारा पोषक तत्व होता है, उसे क्या होता है? मेरे पोषण प्राप्त होता है। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे पोषण। तो यहाँ लिखा हुआ है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पोषण जिसके द्वारा अपने पोषक तत्व प्राप्त कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने भोजन को प्राप्त कर और उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, है ना? उसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 3 प्रकार का। स्वपोषण, इसमें क्या होता है? स्वपोषण में स्वयं, इसमें जो जीव जो होता है क्या करता है? जीव स्वयं अपना भोजन क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है। उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलेंगे। जैसे कि पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है परपोषण। परपोषण, तो इसमें क्या होता है? वैसे जीव जो क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं? परपोषण। जैसे मनुष्य, पशु। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये क्या था? पोषण। अब ध्यान दीजिए परपोषण। अब उसके बाद परपोषण के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? परपोषण के प्रकार। तो क्या परपोषण के प्रकार होते हैं? इसको इधर कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए परपोषण के प्रकार। तो परपोषण जो होते हैं, ये जो परपोषण देखिए, अब जो अन्य जीव पर निर्भर रहता है, ये क्या दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, ये सब। मनुष्य भी क्या है? परपोषण है। मनुष्य क्या है? परपोषण है। ये अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अब ध्यान दीजिए, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण।
पोषण, ये तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। अब देखिए मृत जीव पोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव क्या होते हैं? वैसे जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मृत जीव पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृत जीव पोषण कहते हैं। अब नेक्स्ट है परजीवी पोषण। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर, दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि अमरवेल हो गया, उसके बाद देखोगे जिसका हाथी सब मोटा पांव हो जाता है, उसमें मलेरिया, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। जो दूसरे के अंदर रहकर क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद उसके प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण तो वैसे जीव तो क्या करता है? जीव जो क्या करता है? अपना भोजन लेने की प्रक्रिया को इसमें प्राणी संपोषण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राणी संपोषण बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य हो गया, जैसे मनुष्य और पशु, ये क्या प्राणी संपोषण है? क्या है? प्राणी संपोषण। अब ध्यान दीजिए इसमें और एक चीज और पढ़ेंगे। तो ये इसमें अभी पोषण पढ़ लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसमें एक चीज और पढ़ो। क्या? तो पोषण जीवों में पोषण करने की विधि क्या लिखेंगे? जीवों में पोषण पोषण ग्रहण करने की विधि, ये पढ़ लेते हैं। ये भी एक तरह का ये भी क्या है? एक तरह का ये टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है। तो जीवों में पोषण ग्रहण करने की विधि। तो इसमें क्या जीव जो क्या है अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है? जीव जो क्या करता है? अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है? तो ये भी एक टॉपिक है। तो जैसे कि मान लीजिए जीवों के पोषण ग्रहण करने की विधि क्या है? निम्नलिखित है। क्या है? जीवों के पोषण ग्रहण करने की विधि निम्नलिखित है। वैसे क्या जीव क्या करता है? अपनी क्षमता अनुसार भोजन ग्रहण करता है, और अलग अलग जीव भोजन अलग अलग तरीकों से लेते हैं। जैसे कि बड़ा हाथी है तो ज्यादा भोजन लेगा, उसके बाद चूहा है तो छोटा भोजन लेगा, यानी जैसे उनकी क्षमता होती है ना उस अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए एक कोष के जीव क्या करते हैं? एक ही तरह से भोजन लेता है और एक ही तरह से निकालता है। उसी तरह बहुकोष के जीव क्या करता है? एक तरह से लेता है और दूसरी तरह से भोजन निकालता है, उसे बहुकोष के जीव कहते हैं। उसके बाद पोषण पोषण अलग अलग होते हैं। पोषण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और स्वपोषण और परपोषण क्या होते हैं? स्वपोषण और परपोषण अलग अलग पोषण होते हैं। तो आपने ये भी टॉपिक समझ लिया। अब ध्यान दीजिए प्रकाश, नहीं एक चीज और देखिए, ये तो समझ लिया। अब एक चीज और देख लीजिए, अमीबा जानते हो? अमीबा, अमीबा जानते होगे? अमीबा ये भी एक टॉपिक है। अमीबा, अमीबा भी क्या है? एक टॉपिक है। क्या है? टॉपिक है। क्या अमीबा क्या है? एक टॉपिक है। बार बार डिस्टर्ब करता है चुट्टा। अमीबा, तो देखो ध्यान दो, अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? और दूसरा पढ़ाएंगे पैरामीशियम। उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण पे आएंगे। कहा? पैरामीशियम, पैरामीशियम। पैरामीशियम, तो ध्यान दे अमीबा क्या है? तो अमीबा, अमीबा क्या? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
अमीबा क्या, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा का एक निश्चित आकार होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है। और यह अपना भोजन किसके माध्यम से करता है, यह अपना भोजन उत्पादों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, उत्पादों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, उत्पादों के माध्यम से करता है। देखोगे ऐसे 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 लेता है वह अंदर, अपने अंदर भर लेता है। इस अमीबा अपने उत्पादों के माध्यम से भोजन करता है। उसके बाद तो इसे ही क्या करते हैं, अमीबा करते हैं। अमीबा तो डिफिनेशन सर बोलो कैसे, डिफिनेशन क्या होगा, तो लिखेंगे अमीबा अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित होता है, जो उत्पादों द्वारा चलते और भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। उत्पादों से ही चलता है, उससे ही भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद ध्यान दीजिए पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम यह एक कोशिकीय है, यह एक कोशिकीय है। क्या है पैरामीशियम, यह एक कोशिकीय है, निश्चित आकार वाला जीव है। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव भी है और इसका आकार भी क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है। और जिसके शरीर पर सिलियां होती है, शरीर पे क्या होती है, जिसके शरीर पर सिलियां होती है, क्या होती है, सिलियां होती है। जिसके शरीर पर रेसे तरह का होता है, जिसके शरीर पर सिलियां होती है, सिलियां होती है। और जो कोशिका द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ये किसके द्वारा भोजन करता है, ये कोशिका द्वारा भोजन ग्रहण करता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा, आया होगा, आ रहा होगा। तो आपने अमीबा समझ लिया और पैरामीशियम समझ लिया। अमीबा भी दोनों भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी दो एक कोशिकीय जीव है। लेकिन अमीबा में क्या है, अमीबा में इसका आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम में आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से करता है, तो उत्पाद के माध्यम से करता है। और सिलिया और पैरामीशियम अपना भोजन किसके माध्यम से करता है, तो कोशिकाओं के माध्यम से करता है ना। दोनों का डिफरेंस भी समझ लिए। तो अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो भोजन पौधे जो क्या करता है, पौधे भोजन बनाता है ना, तो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहीं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे क्या करता है, इस माध्यम से अपना भोजन बनाता है ना, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पौधा जो है अपना भोजन मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और उसके बाद सूर्य की रोशनी से अपना ऊर्जा लेता है। उसके बाद पत्तियों में पर्णहरित की सहायता से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रकाश, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही, तो इस सारी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये तो समझ लिया प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्लोरोफिल होता है। उसके बाद इस सारा क्या है, ये घटक है प्रकाश संश्लेषण के। तो प्रकाश संश्लेषण आपने समझ लिया। और प्रकाश संश्लेषण अपने अभी आपको हमने प्रकाश संश्लेषण समझा दिया, ये कैसे होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका एक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण। तो क्या है, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, तो सूर्य के प्रकाश में क्या हीट होगा, उसका 6H2O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये क्या रासायनिक समीकरण है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक क्या प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए प्रकाश में आवश्यक पर्णहरित के अंदर क्या था, पत्ती में पाया जाता है पर्णहरित। उसके बाद वायुमंडल से CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल लेता है मिट्टी से। उसके बाद सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाता है। इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण घटक है, जो कि अपना भोजन में क्या करता है, बनाने में सहायता मिलता है। उसके बाद देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद देखिए मनुष्य का पाचन। क्या, मनुष्य का पाचन, मनुष्य क्या कर, मनुष्य का पाचन, हाँ देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र। तो अब देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र क्या कैसे होता है, तो इसके दो प्रकार के होते हैं। क्या, दो, एक होता है, एक क्या है, आहार नाल। क्या है, आहार नाल। एक आहार नाल का भाग होता है, एक पाचन ग्रंथियां होती है। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या भोजन कहाँ लेंगे, पहले मुख में लेंगे, क्या मुख में लेंगे। उसके बाद फिर कहाँ आएगा, मुख में, यहाँ से भोजन गया, मुख से भोजन गया। फिर इसके बाद जब मुख से भोजन आ गया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा। ये देखो, ये ग्रास नली में आएगा।
फिर ग्रास नली आगे, फिर कहाँ ग्रास नली में आने के बाद फिर अमाशय में आएगा, फिर अमाशय में आने के बाद फिर छोटी आंत में आएगा, ये देखो झिकचक छोटी आंत में आएगा, फिर छोटी आंत में आने के बाद फिर यहाँ से क्या आएगा, ये बड़ी आंत में, ये बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत में आने के बाद फिर क्या क्या होगा, तो बड़ी आंत में आने के बाद फिर यहाँ गुहा के माध्यम से उत्सर्जन कर दिया जाएगा, है ना। तो ये आपने समझ लिया, छोटी आंत में उसकी यही जो भी कार्य होती है यही होगी। तो उसके बाद उस जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में होने के बाद फिर गुहा द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है। ये सब ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये सारी प्रक्रिया यही है पाचन ग्रंथ। इसे ही भोजन का पाचन होता है ना। तो फिर देखिए अब तो पाचन ग्रंथियां क्या, तो पाचन ग्रंथियां जठर लार ग्रंथि है जिसको बोलते हैं, उसके बाद जठर ग्रंथि है, उसका यकृत है, उसका पित्ताशय है, अग्नाशय है, उसके बाद आंत्र ग्रंथि इसको बोलते हैं, ये सारा है। चलिए अब हम चलते हैं किसमें, तो पाचन की प्रक्रिया। पाचन कैसे मतलब कि प्रक्रिया क्या क्या है, तो कि पाचन की प्रक्रिया, तो इसमें पाचन के बाद इसमें क्या, तो भोजन को लेना अंतःग्रहण जिसको बोलते हैं, उसके बाद भोजन को तोड़ना जिसको पाचन बोलते हैं। पाचन के माध्यम से क्या होता है, भोजन को तोड़ा जाता है। पाचन के माध्यम से क्या होता है, भोजन को, पाचन के माध्यम से भोजन को तोड़ा जाता है ना। उसके अवशोषण, उसके बाद भोजन में जो भी क्या होता है, भोजन में जो भी जल होता है सारा को अवशोषित कर दिया जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में आने के बाद। उसके बाद आत्मसात, उसके बाद आत्मसात कोशिकाओं द्वारा उपयोग करते हैं। क्या किसके द्वारा उपयोग करते हैं, तो कोशिकाओं द्वारा उपयोग करते हैं। उसका फिर बहिष्करण, उसके बाद फिर उसके बाद बहिर्मार्ग यानी उत्सर्जन कर दिया था। क्या कर दिया जाता है, तो उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो उत्सर्जन कर दिया जाता है। तब से अवशिष्ट सारा जो भी मल मूत्र बच गया अवशोषण कर दिया जाता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या बढ़ेंगे, आगे दांत और जीभ। दांत मतलब कि ये जो है दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए पहले मुंह में आए तो मुंह में दांत और जीभ मिला, ये दांत हो गया, ये क्या जीभ है ना। तो जीभ दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत कितने दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत क्या है, दांत क्या है, तो यह मुख में स्थित कठोर अंग है। क्या है मुख में स्थित क्या है, ये कठोर अंग है। यहाँ भी देख रहे होंगे मुख में स्थित कठोर अंग है। इस पे क्या होता है, इनेमल, इनेमल के सख्त सफेद बाहरी आवरण होते हैं। इसमें क्या होता है, सफेद देख रहे होंगे, ये सफेद सफेद जो देख रहे हो, सफेद सफेद का ऊपरी परत बाहरी आवरण होता है। इसका अधिकांश भाग इनेमल, इसका जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग क्या होता है, इसका अधिकांश भाग इनेमल, इसका अधिकांश भाग इसका अधिकांश भाग किससे होता है, इनेमल होता है। इसके अधिकांश भाग में इनेबल होता है और ये अधिक ज्यादा कठोर होते हैं। और इसमें कैल्शियम फास्फोरस ज्यादा भाग में होता है और यह बहुत कठोर होता है। क्या होता है, यह बहुत कठोर होता है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तन, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, मोलर। तो अब बाबू ध्यान दीजिए, कर्तन की संख्या कितनी है, तो कर्तन की संख्या 8 है। उसके बाद केनाइन की संख्या 4 है। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी, 8 है, जो पीसने का कार्य करता है। कर्तन काटने का कार्य करता है। और केनाइन, केनाइन फाड़ने का काम करता है। और उसके बाद मोलर, मोलर का चबाने का काम करता है। इसकी संख्या 12 होती है। और दूध का दांत कितना, दूध का दांत कितना होता है, 20 होता है। और अस्थाई दांत, अस्थाई दांत 32 होता है। अस्थाई दांत कितना होता है, अस्थाई दांत 32 होता है। अस्थाई दांत 32 होता है। आशा करते कितना समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जीभ, जीभ की बात करें तो जीभ पे क्या होती है, तो जीभ पे ये देख रहे हो जैसे छोटे छोटे बूंदी होती है, उसे बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। तो जीभ पे क्या पाई जाती है, तो जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और यह क्या करता है, स्वाद लेने में मदद करता है। अब देखिए लार ग्रंथियां क्या है, लार ग्रंथियां, ये क्या 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सा, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। क्या क्या होती है 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, तो देखिए पेरिटरी ग्रंथि, उसके बाद सब मेलिमुलर, उसका सबलिंगुअल ग्रंथि। लार में टाइलिन, लार में टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए फिर पाचन तंत्र के मुखांग, पाचन तंत्र मुखांग क्या क्या है? तो पाचन अंग के मुखांग है अमाशय, अमाशय। तो अमाशय में क्या होता है? अमाशय पाचन तंत्र के मुखांग क्या है? तो मुखांग अमाशय है ना? क्या है? अमाशय है। यह अमाशय क्या करता है? यह मुख के बाद, मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली से मुख के बाद ग्रास नली, मुख नली के बाद ग्रास नली से होते हुए सीधे भोजन अमाशय में जाता है। जो भोजन करते हैं तो क्या मुख के बाद क्या ग्रास नली में आया, ग्रास नली के बाद सीधा भोजन कहाँ गया? तो पेट में गया, सॉरी अमाशय में गया, है ना? तो जो क्या होते हैं, यह एक थैलीनुमा होता है, थैले के समान होता है, जिसे ही क्या होता है, उसे ही अमाशय कहते हैं। यह अपने यह भोजन को 4 घंटे तक क्या करता है? इसमें अपने अमाशय के इसके अंदर 4 घंटे तक रखता है। ये थैलीनुमा संरचना है, इसमें क्या करता है? भोजन को 4 घंटे तक रखता है। और इसका भाग ध्यान ध्यान दीजिए, इसके आगे के भाग को, ऊपर जो भाग देख रहे हो, आगे के भाग को जो कि ग्रास नली से जोड़ता है, आगे के भाग को क्या बोलते हैं? तो आगे के भाग को बोलेंगे, इसके आगे के भाग को बोलेंगे कार्डियक। क्या बोलेंगे? आगे के भाग को, इसके आगे के भाग को कार्डियक बोलेंगे। उसके बाद बीच के भाग को फंडिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीच के भाग को, ये बीच वाला भाग देख रहे हो, इसको फंडिक बोलेंगे। उसके बाद सबसे नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? पाइलेरिक। नीचे वाले भाग को पाइलेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइलेरिक बोलेंगे। और एससीएल और एंजाइम पाचन करते हैं। इससे क्या होता है? एससीएल और एंजाइम क्या करते हैं? पाचन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अमाशय समझ में आ गया होगा। अब छोटी आंत पे आते हैं। किस पे? तो छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है? अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में इसमें क्या करता है? सारे भोजन को एकदम पूरा एकदम पाचन द्वारा पूरा पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए आंत में मौजूद विलाई के द्वारा होता है। छोटी आंत में क्या करता है? छोटी आंत में क्या, छोटी आंत में भोजन को क्या करता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होने के बाद पचे हुए भोजन पदार्थ को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। वो छोटी आंत में क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? तो यह विलाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो विलाई के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, और विलाई के द्वारा किया जाता है। तो और इसके ये 3 भाग होते हैं, है ना? पहला है इसकी पहली भाग का नाम है क्या है? इसकी पहली भाग का नाम, इसके पहले का नाम ग्रानी है, दूसरे का नाम जेलुनम है, तीसरे का नाम इलियम है। ये 3 भाग में होते हैं, ग्रसनी, जेलुनम, उसके बाद क्या है? उसके नाम इलियम है। अब देखिए, छोटी आंत तो आपको समझ में आ गया होगा, यही छोटी आंत है। अब देखिए यकृत। अब क्या देखोगे? तो यकृत देखो, क्या देखोगे? यकृत। या यकृत जो है, यह क्या है? मानव शरीर की क्या सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत जो है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है यह? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना? जो क्या करता है? पितरस स्रावित करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पितरस बनाता है ना? तो ये भी आपको, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस का स्रावित करता है, निर्माण करता है। बात देखिए, जिसे 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 पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है। कहाँ इकट्ठा किया जाता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है। तो आप पित्ताशय के बारे में पसंद कर लेते हैं। तो पित्ताशय क्या है बाबू? क्या है? जिसको पढ़ा दिए हैं वो कमेंट करेंगे हमारे चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में। जिसको समझ में आया होगा, या समझ में आता है तो ठीक लिखोगे यस सर, नहीं समझ में आता है तो प्रॉब्लम क्या है वो लिखोगे, ठीक है ना? चलिए, अगर आपको समझ में आता होगा तो लाइक करोगे, नहीं समझ में आता डिसलाइक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, करो कमेंट, लिखो उसमें सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पिताशय क्या है? तो पिताशय एक क्या होता है? नाशपाती आकार की थैली होती है। कैसे होती है? नाशपाती आकार की थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। यहाँ यकृत से जो पित्त निकला, कहाँ? यकृत से जो पित्त निकला है, कहाँ से? यकृत, यकृत से जो पित्त निकला है, देखो, यकृत,
यकृत से देखो पित्त निकला, यहाँ से जो पित्त निकलेगा कहाँ, पित्ताशय में क्या इकट्ठा किया जाता है, यानी संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है कहाँ, पित्ताशय में, कहाँ, पित्ताशय में। और ध्यान दीजिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7.7, कितना होता है, पीएच मान 7.7 होता है। और बसा और क्या, और इसका पीएच मान 7.7 होता है ना। तो पित्ताशय किसे कहते हैं, एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखोगे पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से बनने वाला, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। और यह क्या होता है, पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है। कैसे होता है, पीले हरे रंग के क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम से क्षारीय कर देता है, यह भोजन के भोजन के माध्यम से क्या करता है, क्षारीय कर देता है, यानी पतला द्रव के रूप में बड़े कर देता है। तो इतना समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत अच्छा। अब जाने अग्नाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय जो है यह पाचन रस बनाता है। क्या करता है अग्नाशय, पाचन रस बनाता है। तो अग्नाशय का डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, तो अमाशय, अमाशय के ठीक नीचे वाला ग्रहणी, अमाशय के ठीक नीचे वाला ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। कैसी, तो पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अमाशय के नीचे, अमाशय के ठीक नीचे एक तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। अग्नाशय में कैसी, अनेक पतली पतली नलिकाएं निकली होती है। जैसे कि देखोगे ऐसे नलिकाएं निकली होती है अग्नाशय से, निकली होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी ग्रंथि बनाती है। जो यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ क्या बड़ी ग्रंथि बनाता है, बड़ी ग्रंथि बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अग्नाशय वाहिनी। क्या बोलेंगे, अग्न अग अग्नाशय वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अग्नाशय वाहिनी, क्या बोलेंगे, अग्नाशय वाहिनी बोलेंगे, है ना, इसको अग्नाशय वाहिनी बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अभी अग्नाशय भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बड़ी आंत, क्या कहाँ आते हैं, बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत क्या है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में कोई सा भी पोषण का, पाचन का कार्य नहीं होता है। इसमें से सारा जो बचा हुआ जो होता है ना, इसमें क्या करता है, पाचन का कार्य नहीं होता है। इसमें बचा हुआ जल जो होता है उसको अवशोषण कर दिया जाता है। क्या करता है, जल का अवशोषण, पाचन का काम नहीं होता है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण कर लिया जाता है ना। अब ध्यान दीजिए उसके बाद बड़ी आंत तीन भागों के, बड़ी आंत कितने प्रकार होते हैं, बड़ी आंत तीन भागों, बड़ी आंत तीन प्रकार होते हैं। पहला सीकम, पहला क्या है, पहला तीन प्रकार होते हैं, पहला सीकम, दूसरा क्या होता है, दूसरा कोलम, दूसरा कोलन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है तीसरा होता है रेक्टम। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है रेक्टम, है ना। ये तीन प्रकार होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलम, तीसरा रेक्टम, तीन प्रकार होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। और इस ज्ञान सेतु स्टडी सेंटर पे, चैनल पे आप क्लास 10, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 सारी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाएगी। और सारे सब्जेक्ट को इसी तरह सिंपल और सटीक लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि सारी चीज आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चे अगर चाहते हैं जो सर के द्वारा निर्माण किया गया नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे क्या करते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर दिया गया 8340744015, ये नंबर है। इसमें क्या कर सकते हो आप, जो भी सर के द्वारा ये पैनल पीडीएफ चाहिए आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद या नहीं तो सर के द्वारा फिजिकल नोट्स जो होता है, जैसे एक्सप्लेन करके जैसे सर बोले हैं सारी चीज उसमें लिखा होगा, वो नोट्स चाहते हो तो सर से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। सर प्लीज गिव मी नोट्स ऑन इन क्लास 9 या क्लास 7 या क्लास 8 या क्लास 10, सर से ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। तो बच्चों हम चाहते हैं कि किसी भी बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम्स हो या किसी भी माध्यम से पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। आपका दोस्त या कोई भी हो चाहेगा आपसे हमेशा आगे निकले, अच्छा बने, खुद को बेहतर करे, हमेशा चाहेगा आपसे आगे रहे, अच्छे मार्क्स लाएं। और हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो हम सबसे बेहतर करें, अच्छा करें, सबसे अच्छा करें। इसलिए आपकी भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं।
चलिए आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करिए। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।